हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक्स पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होता है। और बच्चों उसमें मैंने आपको कॉलिजन और इफेक्टिव कॉलिजन पर कई सारा भाषण दिया था कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज दो टॉपिक पर डिस्कस होने वाला है। आज हम बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर टू स्टेप रिएक्शन। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने वन स्टेप रिएक्शन के लिए पढ़ा था। आज थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम टू स्टेप रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। और दूसरा दूसरा हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो चेंज होता है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को हम थोड़ा सा और आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो चलो पहले हेडिंग डालेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर टू स्टेप रिएक्शन, है ना? ठीक है। अच्छा, वन स्टेप रिएक्शन के लिए आपको डायग्राम याद था? कैसा हमने डायग्राम बनाया था? ऐसा कुछ बनाया था और ये इस तरह कुछ डायग्राम था, है ना? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये हमारी वैल्यू क्या थी? ई ए। ऐसा कोई डायग्राम आपने पढ़ा था एक स्टेप रिएक्शन के लिए? तो इसी तरह का डायग्राम बनेगा, लेकिन अब दो स्टेप रिएक्शन के लिए बनेगा। क्लियर? तो बेसिक फंडामेंटल आपको मालूम होने चाहिए। तो चलो बच्चों, दो स्टेप रिएक्शन के लिए किस तरह से हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखेंगे और साथ में हम ये भी पता करेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देख के आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना? चलो देखो, तो सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं जिसमें ए रिएक्टेंट सी बना रहा है। ए से क्या बन रहा है? सी बन रहा है। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। दिस इज ए रिएक्शन इन विच ए कन्वर्ट इनटू सी। तो इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में लिखते हैं। एक स्टेप में बच्चों ए से और बी बनता है और स्टेप टू में बी से और सी बनता है ना? ये दो स्टेप है, स्टेप वन, स्टेप टू। क्लियर? अच्छा, अब देखो स्टेप वन और स्टेप टू को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके कैसे लिख सकते हैं। देखो, स्टेप वन, ए से पहले ए स्टार बनता है। एक स्टार मतलब एक ट्रांजिशन फेज बन रही है और देन ए स्टार से बनता है बी। तो स्टेप वन में होता है। तो यहां पर आपको दो टाइप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे E1 एंड E2। ए से ए स्टार बनने में E1 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ए स्टार से बी बनने में E2 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और सेम कंसेप्ट स्टेप टू में भी आएगा, जिसमें बी से बी स्टार एक फेज बनेगी जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा E3 और बी स्टार से बनेगा सी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E4। तो कुल मिला के हमारे पास चार एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। क्लियर? तो अब स्टेप वन और स्टेप टू को हम क्या करेंगे? डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो, तो यहां पर हमारे पास है पहला डायग्राम और किस किस के बीच हमारे पास डायग्राम है? पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोफाइल, है ना? ऐसे कुछ था, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि किस तरह से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम और ज्यादा कैसे होगी, है ना? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम कंडीशन वन लेंगे। कंडीशन वन यानी दो कंडीशन में इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दो कंडीशन से। क्लियर? तो देखो, कहानी शुरू होती है यहां से, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा
है ना। हा, हा, हा। ये इस तरह से, है ना। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये है ना। अब देखिए, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए रिएक्टेंट है और सी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ए से पहले क्या बन रहा है, ए स्टार बन रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए स्टार, ये स्टार की एनर्जी है। अब ए स्टार से क्या बनेगा बच्चों, बी बनेगा, है ना। और बी से फिर क्या बनेगा, बी स्टार बनेगा, और बी स्टार से सी बनेगा। ये तो प्रोसेस हो रही, ए से ए स्टार से बी से बी स्टार से सी। तो ये मैंने एनर्जी की फॉर्म में रख दिया। अब देखिए, ए से ए स्टार बनने में कौन सी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लग रही है, E1। तो ये जो एनर्जी होगी, दिस इज कॉल्ड E1, है ना। अब देखो, ए स्टार से बी, ये एनर्जी ये वाली, तो ये वाली एनर्जी होगी E2, है ना, ए स्टार से बी के बीच। उसके बाद बी से बी स्टार E3, तो ये वाली एनर्जी आ जाएगी हमारी E3। ये सारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ना। और बी स्टार से और सी बनने में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगेगा E4, है ना। हो गया, ठीक है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन में मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। दूसरी कंडीशन यहां पर बना लेते हैं, सेम पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये, है ना। यहां पर ए, यहां पर ए स्टार, यहां पर बी, ठीक है, यहां पर बी स्टार, यहां पर सी। अगेन सारे एनर्जी को आप लिख दो फटाफट से। ये एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऊपर होता है ना, ये नीचे नहीं होता, इतना रहेगा ये बी, है ना। तो ए से ए स्टार के बीच एनर्जी है E1, ए स्टार और बी के बीच एनर्जी है E2, बी और बी स्टार के बीच जो एनर्जी गैप है वो है E3, और बी स्टार और सी के बीच जो एनर्जी गैप है वो है E4, है ना। ये वाला जो एनर्जी गैप है, क्लियर। तो हमने दो कंडीशन यहां पे रख दिया है। दिस इज कंडीशन टू, है ना। अच्छा, अब कंडीशन 1 कंडीशन 2 रखने का क्या पर्पस है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को देखने से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, यानी A टू B स्लो होगा या B टू C स्लो होगा। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उसका कोई ना कोई एक स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो कैसे पता करें कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा, देखो बच्चों, सबसे पहले वाली कंडीशन को ऑब्जर्व करो। यहां पर जो E1 है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E1, यानी ए से ए स्टार बनने में इसकी वैल्यू ज्यादा है बजाय बी से बी स्टार बनने में, दिख रहा है ना। यानी E1 इज ग्रेटर देन E3, क्लियर। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि जहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होता है, जिस स्टेप में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होता है उसमें रिएक्शन होने में टाइम लगता है। कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जल्दी से रिएक्शन, ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देर से रिएक्शन। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में देर लगेगी और यहां से यहां पहुंचने में जल्दी हो जाएगा। ये स्टेप जल्दी हो जाएगा, ये स्टेप देर होगा, क्योंकि वहां का एनर्जी ऑफ गैप ज्यादा है। ये तो सिखाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है। तो E1 ज्यादा है E3 से, दैट मींस
दैट मीन्स A to B is slow step, hence it is rate limiting step. ये तो हुआ, समझ गए। अब दूसरी कंडीशन में आओ। दूसरी कंडीशन में देखो, यहां पर E1, जो E1 है इसकी वैल्यू कम है बजाय E3 के। E3 के, ये तो E3 ज्यादा है, यानी A से A स्टार बनने में कम टाइम लग रहा है और B से B स्टार बनने में ज्यादा टाइम लग रहा है। जिस स्टेप में ज्यादा टाइम लगता है वो स्टेप स्लो होता है। तो इस समय B to C है ना भाई, ये वाला स्टेप देखो, ये स्लो हो गया तो B से C बनने में इस समय टाइम ज्यादा लगेगा। तो B to C इज स्लो स्टेप, यानी सेकंड स्टेप विल बी द स्लो स्टेप, हेंस स्टेप 2 इज रेट लिमिटिंग स्टेप। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो होगा और कौन सा स्टेप फास्ट होगा। क्लियर। तो रेट डिटरमाइंड स्टेप का पता लगाना यहां से आसान हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। यहां पर कौन सा स्टेप होगा रेट लिमिटिंग स्टेप? सेकंड स्टेप होगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, वहां पर एनर्जी गैप कम है। क्लियर। तो नोट करो जरा फटाफट से, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। क्लियर हो रहा बच्चों? चलो अब ये हो गया हमारा खत्म, है ना। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपने पूरा पढ़ लिया। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए भी मैंने आपको बता दिया और 2 स्टेप रिएक्शन के लिए भी मैंने आपको बता दिया, है ना। चलो अब बात करते हैं जो आर्हेनियस इक्वेशन में सेकंड फैक्टर है, यानी टेम्परेचर। अभी तो हमने केवल एक ही फैक्टर की बात की, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तो उस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो वापस आ जाओ अपने पुराने वाले कंसेप्ट पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आर्हेनियस थ्योरी है वो क्या होती है, K इक्वल टू AE माइनस E/RT, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसमें K रेट कांस्टेंट था, A आर्हेनियस फैक्टर था, और जो EA है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये मैंने शुरू में बताया था ना, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ये बताया था। फिर मैंने आपको ये बोला था कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो जनरली हमारे पास एक हमने डिस्कस किया था कि 10 डिग्री केल्विन, क्या बोला था, 10 डिग्री केल्विन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया था। तीसरे पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों, आखिर क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसका रीजन था कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये बोला था ना, कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, ये तो बोला था, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विल बी इंक्रीज। और इफेक्टिव कॉलिजन मतलब दो मॉलिक्यूल एक खास डायरेक्शन से और एक खास एनर्जी से एक दूसरे पर टकराते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बढ़ जाता है, इसी को हम प्रूफ करेंगे। चलिए, तो हम यहां पर लिख देते हैं बाय increasing the temperature
इंक्रीज, कैसा लिखेंगे, ऐसा, इंक्रीज इफेक्टिव कोलिजन दैट्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला था कि जब हम किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो किसी खास टेम्परेचर पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी भी खास होती है। एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर पर कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग होगी और कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग होगी। समझ रहे ना? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी या सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की एनर्जी और कम होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है किसी एक खास टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बच्चों मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि कितने मॉलिक्यूल की एनर्जी किस टेम्परेचर पर कितनी होती है और उसको हम किस टर्म से डिनोट करते हैं। क्लियर? देखो, तो बच्चों ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिख रहा हूं मैं? मॉलिक्यूल्स। अब इस टर्म्स का आप मतलब समझो, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, देखिए बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ये तो हुआ ना, जैसे मोल फ्रैक्शन हमने मालूम किया था कि टोटल मोल में से कितने मोल। उसी तरह फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो N A बाई NT, इस तरह से। तो NT मतलब टोटल मॉलिक्यूल और NA मतलब वो मॉलिक्यूल जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो वो जो ग्राफ बनता है बच्चों वो ऐसा बनता है, देखो। फिर इसी ग्राफ के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है ना। तो देखो, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, इधर हम रखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। क्लियर? तो मान लिया जाए कि यहां पर इतने मॉलिक्यूल हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये नीचे हो गया, कहां जा रही लाइन, ये। तो मान लिया जाए यहां पर टेम्परेचर T है, तो इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी, ये लो, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी इतने मॉलिक्यूल की होगी, ये तो ना। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की ही काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी हम ये बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, बाकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग है, बाकी की अलग है, बाकी की अलग है। यहां पर देखो, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग है, इन मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग है। तो बोलने का मतलब है कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ही मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है इस ग्राफ से? तो एक पर्टिकुलर
काइनेटिक एनर्जी पर, हाँ अब समझ, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे, दिस मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हुआ बच्चों हमारे पास, नहीं यहां नहीं, इधर लिखते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस लाइन रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी वो काइनेटिक एनर्जी की वो वैल्यू जहां पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है ना, देखो तो इस काइनेटिक एनर्जी पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल शो हो रहे हैं। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का नंबर कम होता जाएगा जिन्होंने इफेक्टिव कॉलिजन करना है। क्लियर? अब देखो मैं आपको बताता हूं कहां पर इफेक्टिव कॉलिजन होगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है, धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हमने शो किए, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होते गए। क्लियर? अब देखो बच्चों, मान लिया जाए हम एक यहां पर एक पॉइंट, ये पॉइंट मैंने लिख लिया, इस पॉइंट का नाम है ए। तो ए पॉइंट वो काइनेटिक एनर्जी हुआ जहां पर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट, सही से लिख देता हूं मैं, पॉइंट ए रिप्रेजेंट, पॉइंट ए रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादा अच्छा रखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव more than they represent kinetic energy of, kinetic energy क्या लिख रहा हूं मैं, सही लिख रहा हूं, मुझे लगता है सही नहीं बन रहा, represent kinetic energy of fraction of molecule have more than threshold energy, है ना। हाँ, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो एक पॉइंट आपको ए ऐसा मिला जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है इन मॉलिक्यूल की वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। मतलब इसके बाद जो मॉलिक्यूल है, यहां पर जो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। तो वो मॉलिक्यूल अब क्या करेंगे, इफेक्टिव वे से कोलाइड होंगे और क्या करेंगे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इतने मॉलिक्यूल बस, देखो ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पर 4 पॉइंट लिख रहा हूं, ए, इधर मैंने बनाया बी, इधर बनाया सी और इधर बनाया डी, है ना। तो इन चारों पॉइंट को मैं मिला देता हूं और इसको मैं एक शेडेड कर देता हूं, है ना। तो यानी बोलने का मतलब है एरिया ए बी सी डी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स गोज टू इफेक्टिव कोलिजन, ये तो है इफेक्टिव कोलिजन। यानी बोलने का मतलब है ए पॉइंट तो कौन था जहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब इन सब की एनर्जी जिस एरिया में, जो मैंने शेडेड एरिया लिखा है, ये जो शेड किया है एरिया को, उस एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ठीक है। चलो
अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, इफ टेम्परेचर गोइंग टू इंक्रीज बाई 10 डिग्री केल्विन, 10 डिग्री केल्विन है ना, तो ये तो T वाला है। अब देखो बच्चों, एक दूसरा ग्राफ ऐसे बनता है इस तरह का। ये जो पहला वाला ग्राफ था वो T डिग्री केल्विन का था। अब जो हमारे पास दूसरा ग्राफ है वो हमारे पास है बच्चों, ये वाला ग्राफ है ना, T प्लस 10 डिग्री केल्विन, यानी आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया है। तो अब जो आपको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, ये वो कम मॉलिक्यूल की होगी। देखो, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, है ना, ये तो वाला। अब कम मॉलिक्यूल की मोस्ट काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो जो बच्चों ग्राफ है वो राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, यानी जितने मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं उनका फ्रैक्शन कम हो गया। फ्रैक्शन कम हो गया, देखो इतना कम हो गया, है ना। अच्छा, लेकिन क्या बढ़ा, देखो अब यहां पर जो एक आपको ये जो ए पॉइंट है उसको ऊपर ले गया मैं इधर, इसको तो डी पॉइंट रख दो इधर, है ना। अब देखो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, जहां पर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है, क्लियर। और एक दो नए पॉइंट मैंने यहां पर सी, ए बी सी डी, ये ई और ये एफ, है ना। तो अब बच्चों इस एरिया को भी आप शेडेड कर दो, ये तो हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि जब आपने T टेम्परेचर से 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और बढ़ाया तो बच्चों जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनका नंबर बढ़ गया। देखो, है ना, पहले इतने मॉलिक्यूल थे यहां पर, अब कितने मॉलिक्यूल हो गए, इतने मॉलिक्यूल हो गए, ये देखो। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल इंक्रीज। तो जब बच्चों नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है वो बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आल्सो इंक्रीज। और बच्चों जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने वाला है। तो ये पूरा ग्राफ यही बताता है कि जब आपने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो एक्चुअली में वहां पर क्या बढ़े, उन मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा है जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, यानी नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल इंक्रीज हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब बच्चों उन मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज, इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा। और जब आपको पता है कि इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब देखो बच्चों, जो हमारा एरिया ए बी सी डी है और जो हमारा एरिया सी डी ई एफ है, ये जो सी डी ई एफ है ये एग्जैक्टली डबल है, डबल द एरिया ऑफ ए बी सी डी, दिख रहा है आपको। यानी ये जो एरिया है ये इससे जस्ट डबल है। तो डबल एरिया का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरी कहानी यही बताती है कि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है, उन मॉलिक्यूल का नंबर भी बढ़ जाता है जो इफेक्टिव कोलिजन करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर दो चीजों पे फर्क पड़ा। एक तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, बट नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग गोइंग टू इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज। उन मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा है जिन्होंने इफेक्टिव कोलिजन करना है, उनका नंबर बढ़ा है। देखो बढ़ गया ना नंबर, पहले इतने कर रहे थे अब इतने कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट डबल हो गया नंबर, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी जस्ट डबल हो जाएगा। तो बस ये पूरी की पूरी कहानी इसी पर आके सिमट जाती है। तो फटाफट से नोट करो बच्चों ये,
है ना। क्लियर। थोड़ा सा समझना जरा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, पहले जरा मैं पानी पी लेता हूं। अब देखो, अब हम एक इक्वेशन को बनाएंगे, किससे? आरएनएस इक्वेशन से, है ना। और वो इक्वेशन आपको ये बताएगी कि अगर आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पता हो तो आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअली में हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही कैलकुलेट करनी होती है बाय नोइंग टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर आपको दिया होगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट भी दिया होगा, उसके बेसिस पे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी रिएक्शन को करने के लिए, है ना। चलो, तो हमारा मेन पॉइंट अब आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो आरएनएस इक्वेशन हमने ये लिखी है। अच्छा बच्चों, इसमें जो ये है ना, ई माइनस ई ए बाई आर टी, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। चलो अब देखो, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर का मतलब ये हुआ ना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई ए। देखो, दैट मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी एन ए बाई एन टी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसका मतलब है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा हम और एलैबोरेट करके एक नई इक्वेशन बनाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस टेम्परेचर पर, किस रेट कांस्टेंट पर आपको जो है ई ए की वैल्यू निकालनी है। यानी अगर ई ए की वैल्यू निकालनी है और आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर दे रखा हो तो आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों। चलो देखो, है ना, तो हमारे पास इक्वेशन है के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब लॉगरिथम कर देंगे इसका तो ये आएगा एल एन के इक्वल टू, तो बच्चों ये आ जाएगा, देखो है ना, माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो अब देखो, इसको आप मान लो इक्वेशन 2, है ना। ठीक है, यही आ रहा है एकदम परफेक्ट। अब देखो बच्चों, अगर इफ, है ना, इफ एट टेम्परेचर T1 and T2 the rate constant is K1 and K2, है ना। तो अब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 K2 रखेंगे, ये तो क्लियर है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो, ln K1 इक्वल टू माइनस ई ए बाई, माइनस आगे रखो, आर टी वन, और इधर हो जाएगा प्लस एल एन ए। क्लियर। ठीक है, दूसरी हो जाएगी एल एन के टू इक्वल टू
देख रहा है ना सबको, ई ए माइनस ई ए बाई आर टी टू, यहां हो जाएगा टी टू प्लस एल एन ए। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 4, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट क्या लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो बच्चों, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू, देखो माइनस ई ए बाई आर टी टू माइनस, और ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी वन, ऐसा हो जाएगा, है ना। और इसको करो बंद, और जो प्लस एल एन ए है और माइनस एल एन ए दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिर आ जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस वाले आगे ले आओ, माइनस वाला पीछे ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो ई ए बाई आर टी वन, ये तो प्लस में आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी टू, ऐसा हो जाएगा, है ना। क्लियर। अब देखो ई ए बाई आर को आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों एल एन, एल एन, और इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो एल एन के टू बाई के वन, बात एक ही है, इक्वल टू ई ए बाई आर, इसको कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, ऐसा हुआ, ठीक है ना। इसको सही से लिख देते हैं, 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। क्लियर। अब इसको हम और तरीके से कैसे, देखो एल एन के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए बाई आर, जगह नहीं बची है, टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू, ये हो गया हमारे पास मेन इक्वेशन। अच्छा, इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसा लिखोगे, देखो एल एन की जगह में लॉग लगा लो, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए बाई, अच्छा आर के साथ क्या लगा लो 2.303, और यहां हो जाएगा बच्चों टी टू माइनस टी वन बाई टी वन टी टू। ये तो चाहे लॉग लिखो चाहे एल एन लिखो, तो आपको दोनों इक्वेशन मिल गई है। तो भाई नोट करते जाओ फटाफट, है ना, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हमें T1 और T2 मालूम है और K1 और K2 मालूम है, तो हम EA की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। क्लियर। R तो हमारे पास कांस्टेंट होता ही था। अच्छा यहां मैंने R नहीं लिखा, या R लिखना है, ओ हो भूल गया, R भी लिखो, R तो रहेगा ना वहां पे। क्लियर हो रहा है। तो E1 कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ T2 T1 एंड K2 K1, है ना। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर K1 और K2 की वैल्यू दे रखी हो, क्या बोला मैंने, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर K1 और K2 की वैल्यू दे रखी हो तो EA को आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर, ठीक है, मिटा दूं तो बस EA को कैलकुलेट करने का ही एक फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों, यहां पर एक ग्राफ बनता है, ग्राफ के माध्यम से भी हम जो है EA की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन से कर सकते हैं और दूसरा ग्राफ से। देखो तो ग्राफ किसके बीच बनेगा, देखो मैं बताता हूं अभी आपको, है ना, इतना तो आपने नोट कर ही लिया है। तो ये इक्वेशन पहले आप देखो, कौन सी इक्वेशन, ये वाली है ना, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन। तो ln k इक्वल टू माइनस ई ए बाई
आर टी प्लस एल एन ए, है ना। तो बच्चों ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, है ना। तो हमने अब जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है एक ग्राफ बिटवीन एल एन के एंड 1/t के बीच। तो अब देखो स्लोप पर क्या आने वाला है ना। तो ग्राफ बनेगा एल एन के और 1/t के बीच। तो ये मैंने बना लिया ग्राफ, इधर रहेगा एल एन के और इधर रहेगा 1/t, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, देखिए, क्लियर। तो जो हमारा स्लोप है, स्लोप पर आ जाएगा बच्चों माइनस ई ए बाई आर, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा, क्लियर, ई ए बाई आर। और जो हमारा इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट है, वो किसके बराबर होगा, एल एन ए के बराबर, ये। तो बच्चों अगर आप स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हो तो स्लोप की वैल्यू से हम ई की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टू मेथड। एक तो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं, और दूसरा जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, log k2 बाई k1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर, और यहां था T2 माइनस T1 बाई T1 T2, है ना, ये वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई सारे इक्वेशन, कई सारे कैलकुलेशन इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्लियर हो गया बच्चों। चलो, तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी हो गया, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा कि ऐसा दे रखा है, और जहां पर कोई दिक्कत आती हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अब केमिकल काइनेटिक्स में एक और लेक्चर होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म, क्लियर। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।